तो बेटा अपन ने वेक्टर्स में पढ़ते पढ़ते हमने देखा वेक्टर्स के बारे में बेसिक्स पढ़ा। बेसिक्स पढ़ने के बाद हम वेक्टर्स के एडिशन पे गए, सब्ट्रैक्शन पे गए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे गए, है ना। और हमने वेक्टर्स के बारे में उनका मैग्नीट्यूड निकालना सीखा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, वेक्टर्स के डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में समझा, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो समझा, डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में जो रिलेशन होता है वो पढ़ा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है। अब जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो एकदम बिल्कुल नया टॉपिक है, वो है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, जैसे दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं वैसे दो वेक्टर्स को भी आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने के कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं। 4 मेथड्स बेसिकली होते हैं, 4 तरीके का प्रोडक्ट हम आपको वेक्टर में पढ़ाते हैं। जैसे पहला होता है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। दूसरा है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तीसरा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और चौथा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट अगेन एनसीईआरटी ने, मतलब सीबीएसई ने हमारे 12th के सिलेबस से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हटा दिया है, तो हमारे पास सिर्फ बच जाते हैं 2, एक अपना डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें से सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। देखिए वो होता क्या है, मान के चलते हैं बेटा। अच्छा, पहले अपन समझते हैं कि इसका नाम स्केलर ही क्यों है, इसका नाम डॉट ही क्यों है। इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है, इसके पीछे रीजन है कि इसका जो आंसर आता है ना, मतलब ये प्रोडक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा इसका, वो स्केलर आंसर आता है। और क्योंकि स्केलर आंसर आता है तो उसको क्या बोल देते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट बोलने के पीछे रीजन क्या है कि जो आंसर आएगा वो कैसा आता है, स्केलर आता है। डॉट प्रोडक्ट बोलने के पीछे रीजन क्या है कि अपन जब इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो बीच में दो वेक्टर्स के बीच में एक डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो वेक्टर्स के बीच में अगर डॉट लगा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट हो गया। जैसे देखिए, ये मैंने बोला ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, तो ए डॉट बी, ए डॉट बी का मतलब हो गया ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में डॉट प्रोडक्ट। इसका जो भी आंसर आएगा ना, मैं फिलहाल लिख दे रहा हूं कि क्या आंसर है, इसका जो भी आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर आता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब आप एक बात समझिए, ए अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। पर अगर आप देखोगे मॉड ए क्या है, मॉड ए तो एक नंबर है, मॉड ए तो एक कुछ ना कुछ नंबर है, ये तो एक नंबर आ गया, तो ये स्केलर आ गया। मॉड बी भी अपने आप में एक नंबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी एक स्केलर है। और किसी भी एंगल का कोसाइन अगर आप लेंगे, हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, हमने देखा किसी भी एंगल का कोसाइन लेने पर, कोई भी थीटा एंगल है, आप थीटा एंगल किस के बीच का एंगल है वो भी आपको बताता हूं। कोई थीटा एंगल है, उसके बीच का अपन ने कोसाइन लिया, कोसाइन लेने पे जो आंसर है वो तो पक्की बात है कि एक स्केलर नंबर ही आएगा। तो अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में तीनों क्वांटिटीज जो लिखी हुई हैं वो स्केलर लिखी हुई हैं, और अगर तीनों क्वांटिटीज स्केलर हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, स्केलर होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट करने पर जो फाइनल आंसर आएगा वही आंसर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पाएगा, पर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे 100% स्केलर आएगा, मतलब उधर वाले का भी आंसर हमेशा कैसा आएगा, स्केलर आएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बीच में डॉट का यूज किया, इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। अब ये एक फॉर्मूला है जो ए और बी के बीच में जब अपन डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, जैसे देखते हैं, मैंने माना कि ये मेरा ओरिजिन है, ये दो मेरे वेक्टर्स हैं, इनके बीच का एंगल कितना बेटा, थीटा है। और अगर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है तो अगर मुझे ए, जैसे ओ ए का पोजीशन वेक्टर हो गया ए वेक्टर, ओ बी का पोजीशन वेक्टर हो गया बी वेक्टर, तो अगर मुझे इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है ए डॉट बी का फॉर्मूला अपना हो गया मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब एक बात इसको और ध्यान से समझिए ना, जरा मॉड बी कॉस थीटा को सोचने की कोशिश करते हैं, ये है क्या, मॉड बी कॉस थीटा एक्चुअली में है क्या, या मैं बोलूं कि डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली में क्या फील देता है, अपन वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने मान लिया ये मेरा है ए वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने बी के इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मैंने बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अब इस परपेंडिकुलर के बारे में समझिए क्या है, जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा तो ये 90 डिग्री बन गया,
अगर ये 90 डिग्री बन गया, ए और बी के बीच में एंगल अगर थीटा था, तो मैं लिख सकता हूं इस वाली साइड की, ओबी साइड की जो लेंथ होगी, ओबी साइड की लेंथ होगी वो मॉड बी होगी। ओबी साइड की लेंथ है वो मॉड बी है, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने सी कॉल कर दिया। तो आप मुझे बोल सकते हो कि सर ओ से लेके सी तक की जो लेंथ है, ओ से लेके सी तक की जो लेंथ है वो 100% श्योर है, वो कितनी होगी? ओ से लेके सी तक की लेंथ, मतलब ये लेंथ, ओ से लेके सी वाली लेंथ, मतलब ये लेंथ। अगर ये मॉड बी है, ये कॉस थीटा है, तो ये लेंथ पक्का कितनी होगी? मॉड बी कॉस थीटा। बात समझ गए? ठीक है। अगर ये मॉड बी कॉस थीटा है और ये ओ से लेके ए, ये अपने आप में कितना है? मॉड ए है। तो इन दोनों का क्या करना है? इन दोनों का करना है प्रोडक्ट। तो कितना आंसर आएगा? मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, और वही अपने यहां लिखा हुआ है। ए डॉट बी का आंसर कितना आ गया? मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। अब एक बात समझिए, ये जो मैंने निकाला ना, ये बी वेक्टर का एक कंपोनेंट मैंने ए वेक्टर के अलोंग निकाला। इसी चीज को थोड़ा सा टेक्निकली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर ऑल्सो। जैसे क्या? आप देखिए, बी का वो कंपोनेंट जो ए पे गिरेगा वो मॉड बी कॉस थीटा होगा। अच्छा, आप इसका उल्टा भी सोच सकते थे। आप सोच सकते कि हम ए का कंपोनेंट बी पे लेंगे तो वो मॉड ए कॉस थीटा हो जाता। तो मतलब अगर एक वेक्टर का कंपोनेंट आप दूसरे वेक्टर के अलोंग निकाल रहे हैं, और फिर जो उनके कंपोनेंट्स आ रहे हैं, जो इनके स्केलर कंपोनेंट्स आ रहे हैं, है ना, एक वेक्टर वी का कंपोनेंट और एक वेक्टर ए का कंपोनेंट, उनका मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छा, थीटा क्या है बेटा? थीटा है दोनों वेक्टर्स के बीच में इंक्लूडेड एंगल। और वो एंगल कब लेना है वो भी समझिए, जब दोनों ही वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स होंगे। जब दोनों ही वेक्टर्स कैसे होंगे? को इनिशियल वेक्टर्स होंगे, तो जो एंगल होगा वो थीटा होगा। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको मान के चल लीजिए कि एक वेक्टर दिया ए डॉट, इससे भी पहले अपन एक बात और पढ़ते हैं कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको तीन फॉर्मूले, जो बेसिकली फॉर्मूले ही है पर उनको फॉर्मूले की तरह ना क्वेश्चन की तरह पढ़ाऊं। जैसे समझें, मैंने आपसे पूछा आई डॉट आई, मतलब आई कैप का डॉट आई कैप के अलोंग, ठीक है। फिर मैं आपसे पूछूंगा जे डॉट जे, के डॉट के। आई डॉट आई का क्या मतलब होगा? आप बोलेंगे सर आई डॉट आई का मतलब होगा मॉड आई पहला वाला वेक्टर, मॉड आई दूसरा वाला वेक्टर, और दोनों के बीच में इंक्लूडेड एंगल। आई और आई अपने आप में क्या एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। आई अपन जानते हैं बेटा, आई इज अ यूनिट वेक्टर। आई कैप, आई इज अ यूनिट वेक्टर। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। तो 1 1 cos 0 भी 1, तो ओवरऑल आंसर 1। सेम लॉजिक से ये भी आंसर कितना बेटा? 1, और ये भी आंसर कितना हो गया? 1। सॉरी। तो मैंने क्या सीख लिया? किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के साथ, किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके खुद के साथ हमेशा कितना हो गया? 1। अच्छा, एक बात और समझे, मैंने अब निकालने की कोशिश करी आई डॉट जे, है ना, और आई डॉट के भी निकालना चाह रहा हूं। आई डॉट जे में आप क्या बोलेंगे कि सर मॉड आई मॉड जे और कॉस थीटा, उन दोनों के बीच में। अच्छा, आई होता है बेटा अलोंग द एक्स, जे होता है अलोंग द वाई। तो आई तो पक्की बात है इस डायरेक्शन में है, जे इस डायरेक्शन में है, दोनों ही को इनिशियल है, ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। अरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री, तो यहां पे कॉस कितना आ जाएगा? कॉस 90, और कॉस 90 के आते ही सब कुछ कितना हो गया? 0। सेम लॉजिक आई डॉट के का, ये हो जाएगा मॉड आई मॉड के आई कैप के कैप डॉट, अब एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस आप समझ पा रहे हैं, जेड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर, तो वो ऐसी होगी कुछ इस प्लेन के परपेंडिकुलरली, चाहे आप बाहर ले चाहे आप अंदर की तरफ ले, एंगल तभी भी 90 डिग्री बनेगा। तो अभी भी फाइनल आंसर कितना हो गया? 0। तो हम एक बात और कंक्लूड कर सकते हैं कि सर आई का आई के साथ तो बना रहा था, पर जैसे ही आई का आपने किसी और के साथ करा, मतलब जे के साथ करा या के साथ करा, अपना आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। सेम लॉजिक जे के साथ है, जे का अगर आप जे के संग कर रहे थे तब तो बना रहा था, पर अगर आप जे का के साथ करोगे
तो भी जीरो, जे का आई के साथ ऑलरेडी जीरो हो चुका है। मतलब हमें क्या सीखना है, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, खुद का खुद से डॉट प्रोडक्ट 1, खुद का किसी और से, आई का जे से या आई का के से या जे का के से हमेशा कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ बातें जो हमें बहुत काम आएंगी डॉट प्रोडक्ट को करते समय। अब अपन बात करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट को किया कैसे जाता है, करना कैसे। देखें, अगर मैंने एक वेक्टर लिया है ए वेक्टर, ए वेक्टर के मैंने कंपोनेंट्स लिखे a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, और एक और वेक्टर लिया है बी वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स लिखे a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। और अगर मुझसे पूछा गया a डॉट बी निकालिए, तो a डॉट बी कैसे निकालना है वो समझिए पहले आप। a डॉट बी क्या होगा, a डॉट बी होगा मॉड a मॉड b कॉस थीटा, a का मॉड b का मॉड और उन दोनों के बीच का क्या, एंगल। अच्छा, इसका एक्चुअल डेरिवेशन तो हम एसओटी से भी सीख सकते हैं, जो सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल होता है, पर फिलहाल के लिए अपन उस डेरिवेशन में ज्यादा नहीं जाते, अपन उनके मेथड में जाते हैं कि करना कैसे है। आपको कैसे करना है बेटा, देखें, ए लिखा, ए कितना आया, a1i b1j c1k, डॉट लगाया, b लिखा, a2i b2j c2k। जैसे आपने ये लिखा, अब समझ जाइए, मैं a1i का मल्टीप्लाई करूंगा इन सबके साथ, तो जैसे मैंने a1i का मल्टीप्लाई करा a2i कैप से, a1 a2 हो गया और i डॉट i होके कितना हो गया, 1 प्लस, फिर अब मैंने b1 का a1 का मल्टीप्लाई करा b2 से, तो a1 के साथ i कैप है, b2 के साथ j कैप है, मल्टीप्लाई होते ही i डॉट j आ गया होगा, i डॉट j आते ही जीरो हो गया। ऐसे ही a डॉट a का करा, a1 का करा c2 से, तो i डॉट k आ गया, i डॉट k आते ही फिर से वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो मतलब a1 का सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा, वो है a2 के साथ। सिमिलरली b1 का सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा b2 के साथ, और c1 का सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचेगा c2 के साथ। ये होता है फॉर्मूला मेरा a डॉट b का, जब मुझे दोनों वेक्टर्स क्या हो, गिवन हो। और जब मुझे दोनों वेक्टर्स, मुझे मान के चल लीजिए ये वेक्टर्स नहीं गिवन है, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्डली वेक्टर्स नहीं गिवन है, मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है और दोनों के बीच में एंगल गिवन है, तो मैं कैसे यूज करूंगा, तो मैं यूज करूंगा कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड a मॉड b और उनके बीच का जो भी एंगल होगा वो कॉस थीटा। ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, इसी पे बेस हम क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल अपन आगे चलते हैं। ऑब्जर्वेशन देखिए कुछ, a और b दो अपने आप में रियल नंबर्स हैं, ठीक है, तो a डॉट b का जो भी आंसर आएगा, a और b दो अपने आप में रियल वेक्टर्स हैं बेसिकली, तो दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा। रियल नंबर से इसमें कहने का मतलब है, रियल नंबर का मतलब हो गया बेसिकली स्केलर हो गया, ठीक है। अच्छा देखिए, जैसे मैंने आपको बोला कि a डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड a मॉड b कॉस थीटा। जैसे ये कॉस थीटा आया, वैसे ही हमने बोल दिया कि सर कुछ स्पेशल केसेस बन सकते हैं। जैसे कौन कौन से स्पेशल केसेस, जैसे सबसे पहला केस बनता है, सर क्या हो गया कि अगर थीटा ही 90 डिग्री हो गया, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा के 90 डिग्री होते ही ये दोनों जीरो हो गए, ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो गया, तो मैं क्या बोल दूंगा कि a डॉट बी कितना हो गया बेटा, a डॉट बी जीरो हो गया। a डॉट बी जीरो होते आप क्या बोल दोगे कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना हो गया, जीरो हो गया। अच्छा, थीटा जीरो होने का सेंस क्या होता है, थीटा जीरो होने का सेंस होता है कि दोनों ही वेक्टर्स अपने आप में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। तो जब दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और हम ये वाली कंडीशन उसमें यूज कर सकते हैं। यही कंडीशन मैंने आपको यहाँ लिख के दिखाई है कि दोनों प्रोडक्ट, जब डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो मतलब ए परपेंडिकुलर भी हो गया। अगली बात समझिए, थीटा जीरो हो गया। अच्छा, ये पहला केस था, अगर थीटा जीरो हो गया, थीटा इज 0 डिग्री, थीटा के 0 डिग्री होते ही a डॉट बी को आप लिख दोगे मॉड a मॉड b और कॉस जीरो, कॉस जीरो होते ही कितना हो गया बेटा, कॉस जीरो तो 1 हो गया, कॉस जीरो 1 हो गया। तो मतलब a डॉट बी की सिर्फ कितना आंसर आ गया कि मॉड a मॉड b, ये इसका मैक्सिमम आंसर होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कॉस अगर इन्वॉल्व है और कॉस की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी हो नहीं सकती है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। तो ये वही तो केस आ गया जब कॉस थीटा कॉस जीरो 1 हो गया, तो बेसिकली ये a डॉट बी का अगर वो ये बोल देना कि दो वेक्टर्स हैं सच दैट द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन देम इज मैक्सिमम,
डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होते ही आप क्या समझ जाएंगे कि उनके बीच का एंगल कितना हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा। इसमें एक केस और बनता है, अगर थीटा पाई हो जाता तो कॉस थीटा कितना हो जाता, कॉस थीटा हो जाता -1, और कॉस थीटा के -1 होते ही आप क्या बोल दोगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू माइनस मॉड ए एंड मॉड बी। बात समझ गए? तो ये कुछ स्पेशल केसेस हैं जो मैंने यहां लिख भी रखे हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सब। जैसे ये फॉर्मूला देखिए, ये वही ए डॉट बी से आया है ये फॉर्मूला। ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो अगर वहां से कॉस थीटा निकालना होगा तो ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी कर देंगे, और थीटा निकालना होगा तो कॉस इनवर्स कर देंगे। ये एकदम आसान सी बात है। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, क्यों होता है भाई, इसमें लिखा हुआ है वाई, क्यों होता है समझिए, कि एक वेक्टर का जब आप किसी दूसरे वेक्टर पे डॉट निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या बोला कि डॉट प्रोडक्ट अपने आप में किस चीज की फील देता है, डॉट प्रोडक्ट आपको फील देगा प्रोजेक्शन की। तो अगर डॉट प्रोडक्ट आपको प्रोजेक्शन की फील दे रहा है तो आप समझ सकते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट अपने आप में प्रोजेक्शन की फील देगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रोजेक्शन चाहे ए का बी पे निकालूं चाहे बी का ए पे निकालूं, मेरा फॉर्मूला सेम आ रहा था। ए का बी पे निकालने पे क्या फॉर्मूला आ रहा था, जब मैंने बी का प्रोजेक्शन ए पे निकाला था तो बी का एक कंपोनेंट ए पे गिर रहा था, मतलब कितना, मॉड बी कॉस थीटा। और अगर मैं ऊपर ए मानता नीचे बी मानता तो वो हो जाता मॉड ए कॉस थीटा। तो जब मैं प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, जब मैं उस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, तो दोनों ही कंपोनेंट एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आएंगे, तो डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो कम्यूटेटिव हो जाएगा, चाहे आप ए डॉट करें, चाहे आप ए डॉट बी करें, चाहे आप बी डॉट ए करें, आंसर आपका कैसा आएगा, सेम ही आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन इस पे कराना चाह रहा हूं। देखें, एक एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपन मानते हैं बेटा कि ए वेक्टर अपन ने मान लिया, ए वेक्टर है अपना आई प्लस जे माइनस के, एंड बी वेक्टर है अपना आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, और मैं चाह रहा हूं कि आप इन दोनों का क्या निकालें, डॉट प्रोडक्ट निकालें। तो डॉट प्रोडक्ट जब मैं निकाल रहा हूं तो मैंने ए डॉट बी लिखा। अब आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 समझ पा रहे होंगे। a1 b1 c1 कितने हैं बेटा, a1 b1 c1 है ए के कंपोनेंट्स, ए के कंपोनेंट्स मतलब 1 1 -1, और a2 b2 c2। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं a1 a2 करा तो 1 इंटू 1 प्लस b1 b2 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 1। ओवरऑल देखें कितना हो गया, ये हो गया -1, ये हो गया +1, तो कट गया। ओवरऑल आंसर कितना आ गया, -1। तो a डॉट बी कितना आ गया, -1। अच्छा, अगर आप b डॉट ए करते तो क्या होता, चलो b डॉट ए कर लेते हैं। b डॉट ए करते तो आप पहले क्या करते, 1 इंटू -1, तो 1 इंटू 1, फिर -1 इंटू +1, तो -1 इंटू +1, फिर 1 इंटू -1। तो आप देख सकते हैं सिर्फ प्रोडक्ट जिनका हो रहा है वही दो टर्म आपस में इंटरचेंज हुए हैं, और हम जानते हैं 1 इंटू 1 एंड 1 इंटू 1 तो बराबर ही आएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। मतलब ये वाली बात जो है वो हमेशा ट्रू है, और ट्रू क्यों है वो मैं आपको बता चुका हूं कि आप बी का कंपोनेंट लेंगे ए पे या ए का कंपोनेंट लेंगे बी पे, दोनों ही सेम आ जाएंगे। मतलब जब आप बी का कंपोनेंट ले रहे थे तो वो बन रहा था मॉड बी कॉस थीटा, और ए तो साथ में था ही, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और जब आप ए का कंपोनेंट लोगे तो क्या बनेगा, वो मॉड ए कॉस थीटा बनेगा। तो बी साथ में रह गई तो मॉड बी रह गई, और मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा फॉर्मूला बन जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, इसका मतलब क्या हो गया कि किसी वेक्टर का एक लाइन पे कितना प्रोजेक्शन है, वो हो गया इसका मतलब। इसका एक क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसका मतलब क्वेश्चन का इसका मतलब क्या है, देखो पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं। अगर मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर, कौन सा, ए वेक्टर
ऑन अदर वेक्टर, ऑन अदर वेक्टर, जिसको मैंने बोला बी वेक्टर, इज कितना होगा वो प्रोजेक्शन, वो समझिए वो प्रोजेक्शन कितना होगा, आप समझिए इस बात को। मतलब ए वेक्टर का प्रोजेक्शन मुझे गिनना है किस पे, बी वेक्टर पे। देखें ये ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर होगा। मैं चाह रहा हूं ए का प्रोजेक्शन बी पे कितना होगा। मतलब जब ए है, ऐसे समझ लीजिए ना कि एक ए जो इंक्लाइंड है उसका क्या प्रोजेक्शन होगा जो बी पे गिरेगा। मुझे वो फिगर आउट करना है कि वो जो ए का होगा प्रोजेक्शन वो बी पे कितना होगा, और वो कैसे हम फिगर आउट करेंगे। तो पहले इसका एक फॉर्मूला पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज गिवन बाई इज ए कैप डॉट बी कैप, ए कैप सॉरी ए वेक्टर डॉट बी कैप। जब मैंने बोला प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जिसका प्रोजेक्शन है वो वेक्टर रहेगा और जिसके ऊपर है वो कैप हो जाएगा। बी के ऊपर है मतलब क्या, बी के ऊपर है मतलब समझिए कि बी को हम यूनिट लेंथ का कंसीडर करेंगे और ए को अपन फुल लेंथ का कंसीडर करेंगे। तो जो ए डॉट बी कैप का फॉर्मूला आया, ए डॉट बी कैप का फॉर्मूला आया, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि सर ये तो ए डॉट बी कैप को अपन लिखना जानते हैं, दिस इज नथिंग बट मॉड बी अपॉन सॉरी वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। तो आप बोल दोगे कि सर न्यूमरेटर में तो ए डॉट बी ही हो गया और डिनोमिनेटर में कौन आ गया, मॉड बी। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। और अगर मैं आपसे इसका उल्टा पूछ लेता, मैं आपसे पूछ लेता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो आप क्या बोलते, न्यूमरेटर को सेम रखते कि सर ए डॉट बी और बी डॉट ए से फर्क ही नहीं पड़ता, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालना है। इसमें बी के ऊपर निकालना था तो नीचे मॉड बी आ गया, इसमें ए के ऊपर निकालना तो नीचे कौन आ जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर। बस इतनी सी बात है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर में सिर्फ हमें दो फॉर्मूले समझने हैं कि कैसे ए का प्रोजेक्शन बी पे या बी का प्रोजेक्शन ए पे करते हैं। ए का प्रोजेक्शन बी पे करना है तो बी पर करना है तो मॉड बी, और ए पर करना है तो मॉड ए। बस बात खत्म। न्यूमरेटर दोनों का कितना रहेगा, न्यूमरेटर दोनों का रहेगा ए डॉट बी, ए डॉट बी। यही चीज यहां पर लिखी हुई है ना। आप इस बात को अच्छे से एक बार फिर से रीड कर सकते हैं कि ए डॉट बी कितना होगा। और अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ए डॉट बी है तो यहाँ कॉस इन्वॉल्व हो गया, कॉस इन्वॉल्व हो गया तो फिर से सारे केस बन गए। ठीक है, कॉस थीटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, पाई बाई 2 हो सकता है, 3 पाई बाई 2 हो सकता है। तो ये अपन सब जैसे देखो कॉस थीटा, थीटा अगर पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2, दोनों ही केसेस में कॉस थीटा 0 आ जाएगा। कॉस थीटा 0 आ जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट के 0 आते ही न्यूमरेटर 0 हो गया, तो प्रोजेक्शन कुछ आया ही नहीं। और ये बात कितनी ऑब्वियस सी बात है, एक बात समझ के चलिए कि मैंने कुछ ऐसा लिखा हुआ है, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये है बी, इनके बीच में एंगल 0 है। देखो इसका कोई भी इसका प्रोजेक्शन पता कितना होगा, इसका प्रोजेक्शन होगा ये, बस समझ रहे हैं। जब सिर के एकदम ठीक ऊपर सूरज होता है तो हमारी जो छाया पड़ती है वो तो कुछ पड़ती नहीं, फॉर अ सेकेंड हम मिररलेस हो जाते हैं, हम हमारी इमेज ही नहीं बनती है। ये वही वाला केस हो गया। जब वो वाला दूसरा वेक्टर है एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर है तो उसका कुछ प्रोजेक्शन इस पर गिरेगा ही नहीं। तो जब थीटा पाई बाई 2 हो जाएगा या 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, उस केस में प्रोजेक्शन 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर है, ये है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऑफ ए ऑन बी क्या फॉर्मूला होता है, जो भी है ऊपर तो ए डॉट बी ही रहेगा, नीचे ऑन बी है तो नीचे मॉड ऑफ बी से क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। क्या आप मुझे ए डॉट बी बोल सकते हैं डायरेक्टली, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, और नीचे क्या रहेगा, मॉड बी। इसका मॉड निकालें जरा, स्क्वायर रूट के अंदर 1 4 1, ओवरऑल अपना आंसर कितना आ गया, 2 6 2 मतलब 10 डिवाइडेड बाई रूट 6, 10 बाई रूट 6। बात समझ गए।
प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्होंने बोला है फाइंड ए माइनस बी इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, मॉड ए दिया है, मॉड बी दिया है, और हमें ए माइनस बी का क्या फिगर आउट करना है, हमें ए माइनस बी का मॉड फिगर आउट करना है। कैसे करेंगे? देखिए, हमें ए डॉट बी भी गिवन है। अच्छा ठीक है, जैसे ही हमें ए डॉट बी गिवन है, हम बोल देंगे कि सर ए डॉट बी के पता होते ही आप हमें मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिए। ये 4 है, मॉड ए की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, मॉड बी की वैल्यू 3 है, ये हो गया कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/6 मतलब 2/3। ठीक है, इसका अपन आगे यूज करेंगे, देखते हैं। मैंने एक काम किया, मुझे a माइनस बी का डिफरेंस का मॉड चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, मैं a वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब जो भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर करता हूं, तो वो कितना होगा, वो होगा मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। और ए डॉट बी की तो डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी हमें, तो मैं कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली इसको भी कर सकते थे। हो जाएगा, देख लीजिए एक बार। हमें क्या चाहिए, a माइनस बी का मॉड चाहिए, मतलब डिफरेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं डायरेक्टली इसका स्क्वायर कर दूंगा और स्क्वायर करके मॉड ए की वैल्यू रख देंगे, मॉड बी की वैल्यू रख देंगे। ठीक, और मॉड ए मॉड बी की जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मॉड ए मॉड बी की जो भी वैल्यू आएगी उसका अपन क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और तरीके से अपन करने की कोशिश करते हैं, एक और तरीका सोचते हैं। अगर मान के चल लीजिए मैं ये ना करूं, मैं ये ना करूं, मुझे क्या निकालना है, दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दिया है, तो एक काम करते हैं, आप तो मुझे ये बताइए a माइनस बी का डॉट कर देते हैं a माइनस बी के साथ। a माइनस बी का क्या कर दिया, डॉट कर दिया a माइनस बी के साथ, तो कितना आएगा, देखो a वेक्टर का डॉट पहले इसके साथ, तो मॉड ए स्क्वायर, a डॉट ए कितना होता है मॉड ए, या और मॉड ए स्क्वायर हो गया। चलो, a का डॉट किया b के साथ, तो माइनस का a डॉट बी, फिर b का डॉट किया a के साथ, तो माइनस का b डॉट ए, और फिर b का मॉड किया b का डॉट किया b के साथ, तो फिर से मॉड b स्क्वायर। ये क्या बना, ये बना मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट बी। और इस तरफ क्या है बेटा, ये इस तरफ है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का क्या है होल स्क्वायर। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, मॉड a की वैल्यू है अपने पास कितनी 4 9 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कितना 4 9 एंड 4, ये हो गया 8, 9 माइनस 8 हो गया 1, मतलब बेसिकली 5। तो ये आ गया मेरे पास क्या, a माइनस बी का स्क्वायर आ गया। तो अगर सिर्फ a माइनस बी बात करूं तो मैं a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो वो कितना हो जाएगा √5 आ जाएगा। अच्छा, इधर भी देख सकते ना, ये जो स्क्वायर है इसी को तो बेसिकली मैं मॉड बोल सकता हूं, इसी को मैं बेसिकली क्या बोल दूंगा मॉड बोल दूंगा। तो कितना आंसर आ जाएगा अपना √5। आगे चले, मैंने आपको इसको दो तरीके से कराया, पहले भी एक तरीके से कराया, फिर आपको नए मेथड से करा दिया। बोला जा रहा है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमें शो करना है कि जो दो पॉइंट्स हैं ये कैसे हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए वो समझिए आप। अगर दो पॉइंट्स आपस में कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में लाई करेंगे, एक ही लाइन में लाई करेंगे मतलब याद करो उनके बीच में एंगल कितना 0 बनेगा।
तो दोनों के बीच में cos थीटा निकाल देते हैं, और cos थीटा निकालने का तरीका अपन को पता है, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, अच्छा 3 है, आर कोलिनियर, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, और डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि कोलिनियर है तो एक लाइन में लाई करेंगे, और एक नहीं, 0 नहीं, एंगल 0 आना चाहिए, cos थीटा निकालने पे एंगल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अच्छा एक और बात समझ सकते हैं, मान के चल लेते हैं कि तीनों पॉइंट जो है ना, मान के चल लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और इनके बीच में कहीं यहां पे पॉइंट सी है, कहीं भी हो सकता है, और अगर ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं, तो मैं एक बात श्योर हूं सर कि सर जितना ए सी होगा, जितना सी बी होगा, दोनों का सम करोगे तो ए बी के बराबर आना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं है सी बीच में हो, मेरे कहने का मतलब है कि 2 का सम करोगे तो थर्ड के बराबर आना चाहिए, ठीक है, 2 का सम थर्ड के बराबर आना चाहिए, तो अपन एक काम करते हैं, अपन पहले ना ए बी निकालते हैं, ए बी वेक्टर याद करो, मैंने आपको निकालना सिखाया कि बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, मतलब i माइनस 2i 3i, 2j माइनस 3j माइनस j, 3k माइनस 5k माइनस 2k, ये ए बी वेक्टर आ गया। अच्छा ठीक है, ऐसे अपन बी सी वेक्टर भी निकाल देते हैं, 7 माइनस i 6i, j तो है ही नहीं, तो सीधा सीधा माइनस 2j, माइनस k माइनस 3k माइनस 4k, ठीक, ए सी भी निकाल देते हैं, 7 माइनस माइनस 2 9i, j है नहीं तो माइनस का 3j, माइनस k माइनस 5k माइनस का 6k, ठीक। अगर आपने ये तीनों निकाल दिए तो आप इन तीनों के मैग्नीट्यूड भी निकालिए कि मॉड ऑफ ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा 9 10 4 40, ठीक है। मॉड ऑफ बी सी वेक्टर निकालिए 36 4 40 एंड 16 56, मॉड ऑफ एसी वेक्टर निकालिए 81 9 90 एंड 36, आई थिंक 126। यहां तक समझ के आएगा? देख लीजिए एक बार, मैंने सिर्फ तीनों का वेक्टर निकाला है और उनका क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड निकाला है। मैं देख पा रहा हूं इन तीनों में से यही है जो सबसे बड़ा है। अच्छा और भी देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दिया, क्या मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज नथिंग बट 2 रूट 14 एंड दिस इज नथिंग बट 14 टाइम्स 9 होता है ना, तो 3 रूट 14। तो मैं यहां से ऑब्जर्वेशन से क्या कह पा रहा हूं कि सर जो AC है, मतलब जो AC का मैग्नीट्यूड है वो 100% हम श्योर है वो AB प्लस BC के मैग्नीट्यूड के इक्वल आ गया। देखिए ये कितना आ रहा है 3 रूट 14, और इस तरफ भी आप दोनों को जब ऐड करोगे तो एक है रूट 14 और एक है 2 रूट 14, तो ओवरऑल ऐड करने पे कितना आ गया 3 रूट 14, दोनों ही तरफ अपना सेम आ गया। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि सर इसमें क्या हो रहा होगा, थोड़ा सा अगर मैं अपने डायग्राम को फिर से बनाने की कोशिश करूं तो इसमें यह पक्की बात है कि सर बीच में B आएगा और कॉर्नर पे C आएगा। क्यों? क्योंकि AB और BC, ये AB और BC की लेंथ का जो सम है वो AC के इक्वल आ रहा है। बात समझ गए? ये हमने कुछ डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड, कुछ कोलिनियरिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करे जो आपके एक्सरसाइज में काफी यूज होंगे। यहां तक के जो भी मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाया उसके हिसाब से आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3 एकदम फुली तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। हम आ गए अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जिसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। समझिए होता क्या है। और वेक्टर प्रोडक्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है क्योंकि अपन इसका यूज कई जगह करते हैं। मतलब नॉट ओनली इन दिस चैप्टर बट इन अदर चैप्टर्स ऑल्सो हम इसका यूज काफी जगह पे करते हैं, है ना। तो इसका यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करते कैसे हैं वो भी आप समझिए। इसको करने के लिए मुझे आपका 12th का एक कंसेप्ट और लगेगा, दैट इज नोन एज डिटर्मिनेंट। तो वो आपको आई होप आता होगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये है A1 i कैप, B1 j कैप, C1 k कैप। ठीक है, एक वेक्टर है बी वेक्टर जो है A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, है ना। पहले वही वाली कहानी अपन रिपीट करते हैं कि इसको वेक्टर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। इसको वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो वेक्टर आएगा। ठीक है,
अगर इसका आंसर वेक्टर आएगा तो मैंने इसको कुछ ऐसा शो किया, ए, देखिए मैंने एक और नाम लिखा है क्रॉस, क्योंकि अब मुझे दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या लगाना है, क्रॉस का सिंबल लगाना है। क्रॉस का सिंबल लगाया मतलब मैं उनके वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। देखिए ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। अब तक की कहानी के हिसाब से मॉड ए स्केलर है, मॉड बी भी स्केलर है, साइन थीटा भी स्केलर है, तो उस तरफ वाली पूरी की पूरी पार्टी स्केलर है और इधर वेक्टर है। तो मतलब इस तरफ ये तो मैग्नीट्यूड वाइज बात होगी ना, तो वेक्टर, ये वेक्टर बना ही नहीं तो स्केलर बना। इसको वेक्टर से इसको वेक्टर बनाने के लिए मैंने एक पैरामीटर आपको इंट्रोड्यूस किया एन कैप। अब एन कैप क्या है वो आप समझिए, ए क्रॉस बी क्या है वो भी आप समझिए। आपने फिजिक्स में कई जगह इसका यूज किया होगा। जैसे देखते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है बेटा, एक प्लेन है ए वेक्टर का, ये ए वेक्टर ना मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, किसी भी प्लेन में लाई कर रहा है, और उसी प्लेन में मेरा बी वेक्टर भी लाई कर रहा है। ए और बी कैसे हैं मेरे, कोप्लेनर है। कोप्लेनर है मतलब क्या कि ए और बी मेरे किसी एक सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक, मान के चल लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों मेरे बोर्ड में इस तरीके से लाई कर रहे हैं। ये है मेरा ए वेक्टर और ये है मेरा बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। याद करो जब मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था तो मैंने बोला कि बी का जो भी कंपोनेंट है वो ए पे गिरा दो, वहां से डॉट प्रोडक्ट की फील आई थी। तो क्रॉस प्रोडक्ट की फील कैसे आनी चाहिए कि ए और बी का जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट की बात करूंगा तो जो मेरा आंसर है वो वेक्टर आएगा। वेक्टर आएगा मतलब उसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन क्या होगी वो समझिए। अगर मैंने ए क्रॉस बी बात करा, ठीक, ए क्रॉस बी बात करा, तो आप क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को ए की तरफ रखें, राइट हैंड को ऐसा ए की तरफ रखा और बी पे जाने की कोशिश करें। जब आप बी पे जाएंगे मतलब ऐसे उंगलियां बंद करने की कोशिश करेंगे बी की तरफ के लिए, तो आप देखेंगे मेरे जो थंब की डायरेक्शन है, इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल फिजिक्स में। जब मैंने अपनी फिंगर्स को राइट हैंड ए वेक्टर के अलोंग रखा और मैं बी पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, मतलब अपनी फिंगर्स को मोड़ रहा हूं, तो जो थंब है वो मेरा पॉइंटिंग आउटवर्ड्स है, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की वो इस प्लेन के बिल्कुल बाहर एक परपेंडिकुलरली डायरेक्शन है। अच्छा, और अगर मैं बी क्रॉस ए की बात करता तो सर बी क्रॉस ए के लिए क्या करना पड़ता, बी क्रॉस ए के लिए एक बात समझिए कि अब मुझे मेरे हाथ को कुछ ऐसे रखना पड़ेगा। अब अगर मैं ऐसे रखूंगा तो ए पे आ ही नहीं पाऊंगा ना, अब मुझे नीचे जाना है तो मुझे अपनी फिंगर्स को नीचे की तरफ फोल्ड करना पड़ेगा, तो मेरा हाथ कुछ ऐसा रहेगा और अब मैं ए की तरफ जाना चाहूंगा। जब मैं ए की तरफ जाना चाह रहा हूं तो अब ये जो थंब है वो बोर्ड के अंदर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो मतलब बी क्रॉस ए की डायरेक्शन होगी इनवर्ड द प्लेन। तो अगर मैं इस डायरेक्शन को देखूं, मतलब इस डायग्राम को देखूं, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है ना वो आउटवर्ड्स है, आउटवर्ड्स है और परपेंडिकुलर है, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड्स है, इनवर्ड्स है और कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो मतलब एक बात तो समझ में आ गई कि क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन आएगी, और डायरेक्शन कैसी होगी, जिस भी प्लेन में मेरे दोनों वेक्टर्स लाई कर रहे हैं उन दोनों उस प्लेन के परपेंडिकुलर, या मैं बोलूं दोनों वेक्टर्स के कैसे, परपेंडिकुलर। तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए की डायरेक्शन समझ में आई। फॉर्मूला हम ये पढ़ चुके हैं कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। अब करते कैसे हैं वो समझिए। अगर मुझे ये ए और बी दिए ना तो मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना कैसे है, एक तरीका तो वो हो गया, एक तरीका और समझिए। याद करिए डिटर्मिनेंट आपको टॉप रो में लिखना है आई जे के, सेकेंड रो में लिखना है आपका पहला वाला वेक्टर, पहले वाले वेक्टर के कंपोनेंट्स a1 b1 c1, और थर्ड रो में लिखना है आपको a2 b2 c2। अब एक बात समझिए, जब आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास आंसर आएगा वो आई जे के टर्म्स में ही आएगा, मतलब एक वेक्टर आंसर आपको मिलने वाला है। उसी वेक्टर आंसर को हम क्या बोल देते हैं कि क्योंकि ये वेक्टर आंसर आया इसलिए क्या हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। क्रॉस से रिप्रेजेंट किया इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल दिया। हमें याद रखना है फॉर्मूला ये वाला, ये बहुत मेन। दूसरा हमें याद रखना है डायरेक्शन कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करने पे इस बार अब मैं ये नहीं बोल सकता हूं, जैसे डॉट में मैंने बोला था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, एकदम अपोजिट हो गई। ए क्रॉस बी अगर बाहर होगा तो बी क्रॉस ए कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। तो अब ये आपस में इक्वल नहीं, हाँ मैग्नीट्यूड में अभी भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज ये अभी भी इक्वल है, पर डायरेक्शन वाइज अभी ये इक्वल नहीं है। और जब तक दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में बराबर ना हो तब तक हम उन्हें
इक्वल वेक्टर्स नहीं कह सकते हैं। बात समझ गए? जैसे ही मेरा, फिर से वही वाली बात आती है, जैसे ही मेरा साइन थीटा या कॉस थीटा इन्वॉल्व होता है, मैं केसेस बना देता हूं। अब इसमें केसेस कौन कौन से बन सकते हैं वो समझिए। देखो कुछ जो स्पेशल केसेस बनेंगे, मैंने पढ़ाया आपको कि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला हो जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप। तो जब थीटा जीरो होगा, थीटा जीरो होगा मतलब कुछ एंगल बनेगा ही नहीं दोनों वेक्टर्स में, तो दोनों वेक्टर्स या तो कोलिनियर हो गए, है ना, एक ही लाइन में हो गए, या पैरेलल हो गए। तो उस केस में इधर वेक्टर्स आर इधर कोलिनियर, मतलब मैं बोल दूंगा कि ए एंड बी आर इधर कोलिनियर और पैरेलल। तो उस केस में ए क्रॉस बी क्या बनेगा बेटा, ए क्रॉस बी बन जाएगा जीरो, क्योंकि थीटा के जीरो होने पे साइन थीटा जीरो हो गया। और अगर ये तो मेरा केस नंबर 1 हो गया, दूसरा केस लेके चलते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया, थीटा के 90 डिग्री होने पे आप क्या समझ जाओगे कि सर ए वेक्टर, पक्की बात है, बी वेक्टर के कैसा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ए क्रॉस बी कितना हो गया, मॉड ए मॉड बी और एन कैप। एन कैप तो आप समझते हैं सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मॉड ए मॉड बी, क्योंकि साइन 90 हो गया, साइन 90 होने पे वो 1 हो गया। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। अच्छा, थीटा जीरो थीटा पाई एक ही बात है क्या? थीटा जीरो या मैं थीटा पाई भी बोल दूं, क्योंकि थीटा जब पाई होगा तब भी सेम केस बन जाएगा। समझ सकते हैं इस बात को? आगे चले, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, थीटा 0 डिग्री पढ़ लिया, थीटा 90 डिग्री पढ़ लिया, थीटा पाई पढ़ लिया, तीनों ही केसेस में अपने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस होंगे हमने वो पढ़ लिया। ठीक है, इसकी आगे की बात करते हैं। अगर मुझे यहां से साइन थीटा पूछ लेता तो साइन थीटा निकालने का तरीका आप सेम काम करोगे कि सर ए डॉट बी के, ए क्रॉस बी के नीचे किसको लेकर आओगे, मॉड ए और मॉड बी को। तो आपका क्या आ जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। साइन थीटा तो अपने आप में एंगल है, तो साइन थीटा की वैल्यू पता करते समय क्या मुझे ऐसा नहीं लगता कि साइन थीटा की वैल्यू तो कुछ ना कुछ स्केलर आनी चाहिए। तो अगर मैं यहां से साइन थीटा फिगर आउट करने की कोशिश करूं तो आप क्या बोलोगे कि सर साइन थीटा की वैल्यू तो स्केलर आनी चाहिए, पर स्केलर अगर आएगी तो एन कैप कहां जाएगा, और ए क्रॉस बी का आंसर तो वेक्टर है। तो हमने क्या करा, साइन थीटा की वैल्यू फिगर आउट करने के लिए सबसे पहले तो अपने एक काम करते हैं। अगर मैंने आपको पढ़ाया कि ए क्रॉस बी जैसा मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी की वैल्यू है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात कर दूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो आप क्या बोलोगे कि सर मैग्नीट्यूड में मतलब डायरेक्शन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं बनता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, सिर्फ मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा। एन कैप का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और अगर चलो सवाल की भी बात करी तो एन कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया। 1 से मल्टीप्लाई भी किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछ लूं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, तो आप मुझे कितना अच्छे से बता पाएंगे कि सर ऊपर तो आएगा मॉड किसका, ए क्रॉस बी का, और नीचे आएगा मॉड ए डॉट या मॉड बी। बात समझ गए? ये मेरा फॉर्मूला हो गया। जब मुझे दोनों वेक्टर्स के बीच में क्या निकालना पड़ेगा, एंगल निकालना पड़ेगा, और वो दोनों वेक्टर्स आपस में कैसे बना रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। और अगर यही डॉट प्रोडक्ट होता तो ऊपर क्या आ जाता, ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। कुछ ऑब्जर्वेशंस देखिए जरा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर आंसर आएगा, ठीक है ना। ये वाली बात अपन अभी फिर से सीखेंगे कि ये हालांकि अपन ऊपर कर चुके हैं, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब या तो वो कोलिनियर हो या पैरेलल हो, तो ये अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखें कि अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा π/2। π/2 होने पे ए क्रॉस बी का आंसर कितना आया था, मॉड ए मॉड बी। दैट्स इट। ये समझने की कोशिश करिए, ये हमने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा है
और यही चीज हम आप क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ने जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट में हमने पढ़ा कि आई डॉट आई 1 था, जे डॉट जे 1 था, के डॉट के 1 था, क्योंकि आई डॉट आई का मतलब था आई और आई के बीच में डॉट प्रोडक्ट। अब आई क्रॉस आई समझने की कोशिश करिए कि आई क्रॉस आई क्या है। आई क्रॉस आई का मतलब है आई और आई के बीच में ही क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसा अपन ने अभी भी पढ़ा कि भाई अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं या कोप्लेनर हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया। तो आई और आई अपने आप में कैसे हैं, दोनों ही तो कोलिनियर है, क्रॉस प्रोडक्ट 0। तो खुद का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट 0, आई डॉट आई, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अच्छा इधर की बात करते हैं। अब आई क्रॉस जे समझो, आई क्रॉस जे देखो, जो मैंने आपको राइट हैंड थंब रूल बताया, आई इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जे एकदम ऊपर होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, तो आई और जे के बीच में जो एंगल बन रहा है वो तो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो एंगल जो बन रहा है वो 90 डिग्री बन गया, पर आई क्रॉस जे का डायरेक्शन कौन बता रहा होगा, जो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इमेजिन करके देखो कि आई इज अलोंग द एक्स एक्सिस, जे इज अलोंग द वाई एक्सिस, तो दोनों के परपेंडिकुलर कौन आता है, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के अलोंग कौन वेक्टर होता है, के कैप। तो आई क्रॉस जे इज योर के, जे क्रॉस आई इज योर आई, एंड के क्रॉस आई इज योर जे। इसी चीज को अपन ना एक ऐसा साइक्लिक पैटर्न बना के याद रखने की कोशिश करते हैं कि आई जे के अपन ने बना लिया। देखो आई और जे का आंसर क्रॉस में के, जे और के का आंसर क्रॉस में आई, के और आई का आंसर क्रॉस में, अगर इनमें क्रॉस करोगे तो जी। ये एक साइक्लिक अपन ने बना लिया है जस्ट फॉर रिमेंबरिंग, तो अपन इससे उसको याद रख लेते हैं। आगे चले, साइन थीटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं, दोनों के बीच में एंगल क्या बनता है। ये वही डायरेक्शन वाला समझाया गया राइट हैंड थंब रूल आपको। देखिए ये बात वही ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए वाली, जब अपन ने पढ़ा कि आई क्रॉस जे के होता है, तो भाई इसका उल्टा करने पे जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। आते हैं इस नेक्स्ट पार्ट पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए अगर दो वेक्टर्स किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड्स बन जाए, को इनिशियल्स है, देखिए जरा ए से शुरू हुआ, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला आता है अपने पास। अपना यूजुअल फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा वो होगा हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सेम काम है यहां पे भी ना। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। और अब अपन जानते हैं कि सर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा तो आपने अभी भी पढ़ाया, तो ए क्रॉस बी का मॉड है, तो इसको अपन ने ऐसे लिख दिया, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आ गया हाफ ऑफ, अगर वेक्टर्स गिवन है ए क्रॉस बी, बात खत्म। और ये दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, को इनिशियल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर ये ट्रायंगल ना बन के पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स बन जाते हैं, अगर मान के चलिए ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो अब इसका एरिया निकालने का तरीका वो हाफ हट जाएगा बेटा। अपन सब जानते हैं ट्रायंगल का एरिया पता है, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए डबल कर दो, तो डबल कर दिया, हाफ हट गया, ए क्रॉस बी आ गया, दैट्स आंसर। देखिए क्या पूछा गया है, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, ए क्रॉस बी निकालना है, और ए क्रॉस बी का भी क्या निकालना है, ए क्रॉस बी का भी निकालना है मॉड। ए वेक्टर दिया अपना 2i प्लस जे प्लस 3k, एंड बी वेक्टर आपको दिया है 3i प्लस 5j माइनस 2k। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी निकालने का तरीका मैं आपको सिखा चुका हूं कि ए क्रॉस बी निकालने में आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट का यूज करना है, ऊपर i j और k, नीचे 2 1 3 3 5 माइनस 2। सॉल्व करते हैं इसको, तो i माइनस 2 माइनस 15 माइनस 17, ठीक, प्लस j माइनस j माइनस j माइनस 4 माइनस 9 माइनस 13 प्लस k, ये मैं डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा हूं बेटा, 5 टू जा 10 माइनस 3 7। ओवरऑल आंसर कितना हो गया, माइनस 17 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 7 के कैप। तो ये तो हो गया ए क्रॉस बी। और अगर मुझसे ए क्रॉस बी का क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 17 का स्क्वायर हो गया 289, 13 का स्क्वायर हो गया 169, 7 का स्क्वायर हो गया 49। सबको ऐड कर सकते हैं, सबको ऐड करके जो भी स्क्वायर रूट में आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।
कितना आएगा 289, 169, 4, 5, 500, 927, 507। ये आ गया अपना क्या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी जो हमसे पूछा गया था। उन्होंने पूछा था ए क्रॉस बी का क्या निकालिए मैग्नीट्यूड, तो पहले क्या निकाला, पहले ए क्रॉस बी निकाल दिया, फिर उसका क्या कर दिया मैग्नीट्यूड कर दिया। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग पॉइंट्स 1 1 1 1 2 3 एंड 2 3 1 एज इट्स वर्टाइसेस। इसके बहुत सारे तरीके आपको अब तक आते हैं, है ना। अगर मान के चल लीजिए ये क्वेश्चन आता ही है और उन्होंने थोड़ी बोला है कि वेक्टर से करिए, तो आपको इसके मोर देन वन मेथड्स भी पता है ना। फिलहाल अपन वेक्टर का कोशिश करते हैं, वेक्टर से कैसे करना है। आप एक काम करिए, डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ए बी वेक्टर निकाल दीजिए, पोजीशन वेक्टर, उसको ए मान लीजिए। ए सी वेक्टर निकाल दीजिए, उसको बी मान लीजिए, ठीक। और हाफ ऑफ ए क्रॉस बी कर देंगे। तो पहले अपन एक काम करते हैं, ए बी निकालने की कोशिश करते हैं, और उसे अपन ने ए वेक्टर बोल रखा है। तो ए बी निकालने के लिए क्या करना है, बाद वाले में से पहले वाला 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, ठीक। ए सी वेक्टर, ए सी वेक्टर को ही मैंने क्या बोला है बी वेक्टर। देखें 2 - 1 1 i, 3 - 1 2 j, 1 - 1 0 k। तो ए आ गया, ए वेक्टर आ गया, बी वेक्टर आ गया। तो अपन अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी निकालने के लिए अपन को क्या यूज करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालने के लिए अपन को सेम अपना वेक्टर वाला मेथड डिटर्मिनेंट यूज करना पड़ेगा। आई जे के 0 1 2 1 2 0 सॉल्व कर लीजिए। आई के साथ करा तो 1, माइनस जे के साथ करा 0, -2, प्लस के साथ करा 0 -1। तो ओवरऑल आंसर i + 2j - k। और इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालने के लिए बोल दिया जाए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा 1 4 1, मतलब √6। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कितना आ गया 1/2, रिक्वायर्ड एरिया कितना आ गया 1/2 इंटू √6। क्योंकि एरिया है तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो हम लिख देंगे √6/2 स्क्वायर यूनिट्स। इन छोटी छोटी बातों का बड़ा ध्यान रखें, हम बोर्ड में जब लिखने जाएंगे तो ये छोटी छोटी बातें बहुत अपने काम में आएंगी। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है अपन ने। पॉइंट सही लिखे थे, 1 1 1 1 - 1 0 होगा, 0 1 2 एंड 1 2 0 ये सही था अपना। ये एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 1 1 0 -4। अच्छा बेटा ये 4 होगा, वो भी माइनस का। तो ये माइनस का 4i आ जाएगा, तो 16 हो जाएगा ये। तो ओवरऑल ये हो जाएगा 21। तो अपना फाइनल आंसर भी कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। ट्वेंटी वन एन √21/2 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा यही तक था। वेक्टर्स में अपन ने हर तरीके की थ्योरी पढ़ ली है, सारे तरीके के अपन ने एक दो सवाल भी कर लिए हैं। जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया उसके बेसिस पे आप अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4 भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। और इसी के साथ हमारा ये वेक्टर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था और कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। फिर अपन अगली क्लास में मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। टिल देन जस्ट पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।